हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल को डिस्कस किया था। गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल या डेनियल सेल, है ना। उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, जो हम लोग का गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया था, उसका सेटअप बनाया था कि गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं और दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया था, एक जिंक इलेक्ट्रोड लिया था, है ना, जो रिएक्टिव मेटल होता है। एक कॉपर लिया था। जिंक मेटल को हमने उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि जिंक सल्फेट में डिप किया था और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि कॉपर सल्फेट में डिप किया था। क्लियर है? कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था, ठीक। और इन दोनों को हमने जोड़कर इनका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट किया था इस तरीके से, वोल्ट मीटर के थ्रू। और बीच में हमने क्या किया था, एक सॉल्ट ब्रिज लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, ठीक। तो ये हमारा सेटअप, किसका सेटअप है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल का सेटअप है। इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ मूव होता है ना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है तो जिंक से कॉपर की तरफ मूव होता है। क्लियर है? यानी कि करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, कॉपर से जिंक की तरफ। तो यहाँ जो जिंक है ये नेगेटिव सोर्स की तरह काम करता है और कॉपर यहाँ पे पॉजिटिव सोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करता है। यानी कि इसको अगर हम लोग एक बैटरी की तरह देखें तो ये बैटरी का नेगेटिव पॉइंट बनता है और ये बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। अब देखिए, इसी गैल्वेनिक सेल में अगर हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज को लगा दें, है ना, जैसे देखिए अगर हम इसी में एक एक्सटर्नल वोल्टेज को अटैच कर दें, ये जिंक है, ये कॉपर है, ठीक। इसमें एक हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगा देते हैं, ये हमारा ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए, हमने इसी सेल में एक एक्सटर्नल वोल्टेज, ये एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया है। अब एक्सटर्नल वोल्टेज का डायरेक्शन कैसा है, ये है इसका प्लस, ये है इसका माइनस। क्लियर है? इसका प्लस ये था, इसका माइनस ये था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ, सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ, है ना। तो देखिए इसका डायरेक्शन कैसे बनेगा, मतलब कि एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम लगाएंगे वो इस वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। इसका जो वोल्टेज है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इसका देखिए, इसका अगर हम लोग बैटरी सेटअप बनाए तो इसका बैटरी सेटअप कैसा है, इसका बैटरी सेटअप है ये माइनस से प्लस, सॉरी, ये है इसका बैटरी सेटअप, ठीक है। माइनस से प्लस ऐसे बनेंगे, माइनस से प्लस, है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा हो रहा है, माइनस से प्लस इस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका माइनस से प्लस। अब इसका अपोजिट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। क्लियर है? इसका अपोजिट बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। तो हम लोग जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएंगे वो इंटरनल वोल्टेज के क्या लगाएंगे, अपोजिट लगाएंगे, ठीक है। ये ऐसा है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया वो कैसा लगाया, इसका अपोजिट लगाया, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, माइनस सोर्स से प्लस सोर्स की ओर, यानी यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ से होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन का करंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ से, है ना।
यानी कि दोनों में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। या आप इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से समझिए तो इसका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ से यहाँ है, और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा। ठीक है, करंट उसके अकॉर्डिंगली होगा। या करंट के डायरेक्शन की बात करें तो इसके लिए जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, और एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। क्लियर है? ऐसे करके बना लिए। तो ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज की जो वैल्यू है, अगर इस सेल के वोल्टेज की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ये सेल होता है इसके वोल्टेज की वैल्यू लगभग 1.1 वोल्ट होती है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल का वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.1 वोल्ट। अब अगर इस एक्सटर्नल वोल्टेज का वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, है ना, यानी हम लोग कितना ले लें, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। अगर 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए एक्सटर्नल वोल्टेज, तो अब करंट का डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण, क्योंकि उसका वोल्टेज ज़्यादा है। ठीक है, और इसके वोल्टेज के कारण करंट किधर फ्लो होगा, इस तरफ, लेफ्ट से राइट फ्लो होगा। मतलब कि ओवरऑल करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, है ना, इस सेल के अपोजिट हो जाएगा। और अगर इसका वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम होगा तब जो करंट फ्लो होगा वो किसके अकॉर्डिंग फ्लो होगा, सेल के वोल्टेज के कारण। तो सेल के वोल्टेज के कारण करंट का फ्लो किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ होगा। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज को हम लोग, और यदि 1.1 रखेंगे एक्सटर्नल वोल्टेज, तो करंट का फ्लो ना इधर होगा ना इधर होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ दोनों वोल्टेज एक दूसरे का अपोजिट वर्क करेंगे और दोनों इक्वल है मतलब करंट का। तो इसमें देखिए, इसमें 3 केसेस बनेंगे। पहला केस है कि जो अगर एक्सटर्नल वोल्टेज है ना, एक्सटर्नल वोल्टेज जो हमारा है वो लेस देन 1.1 वोल्ट हो। अगर 1.1 वोल्ट के लेस देन है तब तो करंट सेल के अकॉर्डिंग फ्लो होगा, क्योंकि सेल का 1.1 होता है। सेकेंड केस ये है कि एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम अप्लाई करें वो कितना हो जाए, एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट के इक्वल हो, तब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हो जाएंगे। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज है उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए। अगर 1.1 वोल्ट से एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो करंट का डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग फ्लो होगा, एक्सटर्नल वोल्टेज के अकॉर्डिंग फ्लो होगा। क्लियर है? और उस केस में जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। इसको ऐसे समझिए, चले करंट के इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि एक्सटर्नल वोल्टेज का वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो गया। ठीक, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो गया। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज का वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, मतलब कि अब जो करंट फ्लो होगा वो एक्सटर्नल वोल्टेज के अकॉर्डिंग फ्लो होगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, करंट तो इधर रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, अब जिंक के साथ क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो जिंक आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा और जिंक सॉलिड बनाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होने लगेगा, रिडक्शन होने लगेगा, जो कि पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था। और कॉपर के साथ क्या होगा, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर देगा, यानी कि कॉपर के साथ होने लगेगा ऑक्सीडेशन। ठीक, तो अगर हम अपोजिट इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, है ना। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था वहाँ पे रिडक्शन होने लगेगा, जहाँ पे रिडक्शन है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होने लगेगा। ठीक है, तो सब चीज़ क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो कंडीशन बन जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन, यानी कि ये जो सेल है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल, ये सेल क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा, क्योंकि अब इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो एक्सटर्नल वोल्टेज के अप्लाई करने के कारण हो रहा है। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण
सेल में केमिकल रिएक्शंस होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको ठीक से समझिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे देखिए, तो इसमें लिख लीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है ना। ये कैसे डेवलप होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ड्यू टू, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अकर होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है ना, ये जिंक इलेक्ट्रोड है और जिंक इलेक्ट्रोड को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है। ठीक है, ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है और इसको हमने क्या किया है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है। ठीक, अब हमें पता है कि इसमें क्या होता है, जिंक क्या करता है, जिंक अपने आयंस डोनेट करता है ना, क्योंकि जिंक एक रिएक्टिव मेटल है। तो जिंक क्या करता है, अपने आयंस डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अब ये जो जिंक आयन है ये कहाँ जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, इस सॉल्यूशन में। यानी कि इस सॉल्यूशन में जिंक आयन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जिंक आयन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। क्लियर है? और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड में है, जो फर्दर बाद में इधर से मूव करते हैं अगर हम किसी से इसको अटैच कर देंगे तो जिंक क्या करता है, जिंक आयन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड में है। तो कुछ समय के बाद जो ये जिंक सॉल्यूशन है, क्योंकि जिंक सॉल्यूशन में जिंक आयन बढ़ जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे, तो ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है ये कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल बनाएगा, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड हमारा जो है तो नेगेटिव टर्मिनल बन रहा है और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है पॉजिटिव टर्मिनल बन रहा है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्लियर है, इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्लियर है, इसी से क्या बनेगा, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तब हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनता है। क्लियर है? तो ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, है ना, ये तो हमारा पता चल गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। अब सभी एलिमेंट का इंडिविजुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होता है ना, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्लियर है? यहाँ पे जिंक क्या करता है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल शो करेगा, जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करेगा। क्लियर है? नॉर्मली हम लोग दिखाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का यूज़ करते हैं। जिंक का जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वैसे ही अदर एलिमेंट के भी सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे, है ना। अगर आप कॉपर के बनाएंगे तो कॉपर का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। आप क्या करेंगे, कॉपर की रॉड लेंगे, कॉपर सॉल्यूशन में उसको डिप कराएंगे, कॉपर सॉल्यूशन में कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं,
कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं और सल्फेट आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। फिर हमने देखा था कि ये कॉपर आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं, कॉपर सॉलिड बनाते हैं। कॉपर सॉलिड बनाते हैं मतलब सॉल्यूशन में बाद में कौन बच जाता है, सल्फेट आयन बन जाता है। मतलब कि कुछ समय के बाद जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है ना। और कॉपर इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब इसको हम मीज़र कैसे करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है जिंक में या कॉपर में, अगर ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड है तो इसको हम लोग कैसे इसके पोटेंशियल को मीज़र करेंगे। तो देखिए, अभी तक ऐसा कोई मशीन नहीं है जो हम लोग डायरेक्ट इसका पोटेंशियल को मीज़र कर सके। इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम लोग मीज़र नहीं कर सकते। अगर हम वोल्ट मीटर से मीज़र करते हैं तो वोल्ट मीटर क्या करता है, पूरे सेल के वोल्टेज को मीजर करता है। यानी वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इधर भी कनेक्ट करेंगे, इधर भी कनेक्ट करेंगे, एक सेल बनेगा। फिर वोल्ट मीटर दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस मीज़र करेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक ही सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ सेल, है ना, हाफ सेल। तो हाफ सेल के पोटेंशियल को मीज़र करने के लिए कोई हमारे पास डिवाइस नहीं है। ठीक है, हम लोग फुल सेल का मीज़र कर सकते हैं। दोनों सेल के बीच में वोल्ट मीटर लगाएंगे, दोनों सेल के यानी दोनों हाफ सेल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो वोल्ट मीटर में हमको दिख जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास हाफ सेल है तो हाफ सेल का हम लोग वोल्टेज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे वहाँ पे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, रिफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देखिए इसी को मैं आगे आपको समझा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट, तो हमें हाफ सेल या इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मीज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हैं। क्या नाम है इसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मतलब याद रखिएगा ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि जब हमारा टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन हो, ठीक है, प्रेशर कितना हो, 1 atm हो, और सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो कितना हो, 1 मोल हो, 1 मोलर हो। ठीक है, तो 1 m हो उसका कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए इसका सेटअप कैसा होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलो एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम मीज़र करने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसको ठीक से समझिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। स्टैंडर्ड कंडीशन किससे कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलर, है ना, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, इस कंडीशन पे हम लोग इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लीजिए, तो हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया,
किसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे हम, HCl का, ठीक है। HCl का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे HCl का। स्टैंडर्ड मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक प्लैटिनियम की प्लेट, निकल या प्लैटिनम की प्लेट लेंगे, ठीक। इसको एक ग्लास जार से ढक देंगे, ग्लास जैकेट से ढक दिए। इसके बीच में एक वायर लगा देंगे, प्लैटिनम की वायर, ठीक है। ये प्लैटिनम की वायर है जो इलेक्ट्रोड का काम करेगी। और इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इन कराएंगे इस ग्लास जैकेट में, ठीक है। चलिए, ये हमारा प्लैटिनम का वायर है। अब इस ग्लास जैकेट में हम लोग हाइड्रोजन गैस को इन कराएंगे, ठीक है। ये हमारा प्लैटिनम का वायर हो गया, ये प्लैटिनम की प्लेट हो गई, प्लैटिनम की प्लेट हो गई। देखिए इसमें क्या होता है, ठीक। ये हमारा HCl सॉल्यूशन है। HCl का सॉल्यूशन है मतलब इसमें H+ आयन होंगे और Cl- आयन होंगे। हम लोग यहाँ पे प्लैटिनाइज्ड प्लेट क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लैटिनाइज्ड प्लेट जो है तो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करती है। ये है प्लैटिनाइज्ड वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को जैसे हम लोग इन कराएंगे, हाइड्रोजन गैस जाएगी अंदर में, इस प्लैटिनाइज्ड प्लेट से अब्जॉर्ब हो जाएगी। अंदर में जो रिएक्शन होता है, देखिए क्या रिएक्शन होता है, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जाएगी अंदर, तो हाइड्रोजन H+ में आयनाइज हो जाएगी, 2H+ बनाएगी और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, रिलीज करेगी, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया हाइड्रोजन का। अब देखिए हम लोग जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल लेते हैं, यानी कि E है ना, E ऑफ हाइड्रोजन H+ से, हाइड्रोजन से H+, रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा, H+ से H2 हो जाएगा, H+ से H2, 2H+ से H2। तो हम लोग जो इसका स्टैंडर्ड मतलब यहाँ नॉट लगा देंगे। स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल हम हाइड्रोजन का मानते हैं वो कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, है ना। हाइड्रोजन का जो हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल मानते हैं वो क्या मानते हैं, 0। तो याद रखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसके पोटेंशियल को हमने 0 मान लिया है, ठीक है। इसके हम पोटेंशियल को हमने 0 मान लिया है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसका जो पोटेंशियल होगा उसे हम क्या मानते हैं, 0। इसके पोटेंशियल को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम लोग क्या मानते हैं कि इसका पोटेंशियल है 0। क्लियर है। तो हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या मानते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है वो 0 है। क्लियर है, 0 मान लिए। अब देखिए अगर हम इसी हाइड्रोजन पोटेंशियल में, इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जिंक को ऐड कर ले, क्योंकि हमें किसी न किसी का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। इसका हमने 0 मान लिया है, इसका हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल 0 मान लिया है, ठीक है, 0 मान लिया है। अब इसमें देखिए इसका जैसे हम रिएक्शन लिखते हैं, ये तो इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो इस तरीके से रिएक्शन करेगा। अगर ये रिड्यूस होगा तो रिड्यूसिंग कंडीशन में क्या होगा कि इसके पास H+ होगा और ये वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, दोनों टाइप का रिएक्शन ये दिखा सकता है। अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यानी इसके हाफ सेल को किससे ऐड कर दें, जिंक के साथ ऐड कर दें, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस होगा, तब ये रिडक्शन शो करेगा। लेकिन इसी को अगर हम कॉपर के साथ ऐड कर दें तो कॉपर इससे लेस रिएक्टिव होता है, तो उस केस में ये क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसको हम किसके साथ अटैच करते हैं। देखिए तो अगर ये रिड्यूस होगा तो क्या करेगा, रिडक्शन शो करेगा, यानी कि सॉल्यूशन में जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका रिडक्शन रिएक्शन। और हाइड्रोजन गैस जो सॉल्यूशन में जा रही है वो आयन फॉर्म में कन्वर्ट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी,
तो ये इसका कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन गैस जब सॉल्यूशन में जा रही है तो ऑक्सीडेशन भी शो कर रही है, और इसमें H+ आयन है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिडक्शन भी शो कर रहे हैं। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों में से कोई भी शो कर सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम लोग हाइड्रोजन को किसके साथ अटैच करते हैं। चलिए, तो ये हो गया इसका। अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ जिंक इलेक्ट्रोड जो इसके पहले हमने बनाया था, जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमको मेजर करना है ना। इसका रेफरेंस वोल्टेज याद रखिएगा क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल है, देखिए H+2H+ इंटू H2 कितना है लिए हमने 0, इसका वोल्टेज है 0। अब हमें क्या करना है, जिंक का पोटेंशियल निकालना है। तो ठीक है, तो जिंक को हम लोग अटैच कर देते हैं, जिंक को अटैच कर देते हैं। तो देखिए इस तरफ आप जिंक का हाफ सेल बना लीजिए, ये जिंक है, ठीक, जिंक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है Zn, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके क्या करते हैं, इनके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं जो वोल्टेज को मेजर करेगा। तो हम क्या करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड को सीधे अटैच कर दिए किसके साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, क्योंकि हमें इसका वोल्टेज मेजर करना है ना। इंडिविजुअली तो मेजर कर नहीं पा रहे थे, अब हम इसको इससे जोड़ के एक सेल बना दिए। अब सेल का हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे जिंक कौन सा रिएक्शन करेगा, जिंक करेगा ऑक्सीडेशन, यानी कि जिंक जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा 2+। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होंगे, यहाँ पे आएंगे हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में H+ आयन है, तो वो H+ आयन क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे होगा रिडक्शन, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहाँ पे होगा रिडक्शन, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इस सेल का वोल्टेज, है ना। तो याद रखिए E ऑफ सेल क्या हो जाएगा, E ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है कैथोड माइनस एनोड, यानी राइट माइनस लेफ्ट। तो यानी कि E ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो भी पोटेंशियल होगा, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल यानी 2H+ से क्या बन रहा है H2, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस ये कैथोड है, माइनस एनोड, है ना, ये हमारा एनोड है। ये लोन वर्ड याद करवाया था, है ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल माइनस क्या कर देंगे, इसका पोटेंशियल, यह याद रखिए। देखिए इसको सिंपली आप चलिए ऐसे समझ जाइए, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ होता क्या। जब हम इन दोनों सेल का ओवरऑल पोटेंशियल निकालेंगे, हमको क्या करना है, इन दोनों सेल का ओवरऑल पोटेंशियल निकालना है। तो इन दोनों सेल का पोटेंशियल क्या होगा, E ऑफ सेल, ध्यान से समझिए, E ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होगा, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल। ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, हाइड्रोजन का पोटेंशियल प्लस जिंक का पोटेंशियल। अब हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ हो रहा है रिडक्शन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2H+ से क्या बनाइए, H2 बना, प्लस इसका पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर सब स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ऐसे नॉट लगा सकते हैं ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक का Zn से Zn2+ बना है, Zn2+। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। E ऑफ सेल जो होगा वो इसके पोटेंशियल प्लस इसके पोटेंशियल का सम, लेकिन एक का इसमें क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, एक रिड्यूस हो रहा है और एक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब आपको ये समझना है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या फ़र्क होता है ना। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको भी समझ लीजिए पहले कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए
सबसे पहले समझिए रिडक्शन पोटेंशियल। ये चलिए पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है वो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिफाइन करती है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है ना, वो किसको शो करती है? उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो करती है। सिमिलरली अगर हम उसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ये बताता है, रिडक्शन पोटेंशियल बताता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन। किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को बताता है ना। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। अब ध्यान से समझिए, जो मेटल होते हैं और रिएक्टिव मेटल होते हैं वो हमेशा क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। मतलब इनकी टेंडेंसी हमेशा क्या होती है? इनकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन करने की, ये हमेशा ऑक्सीडेशन। तो इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा मेटल का, रिएक्टिव मेटल का, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लूज करते हैं, तो इनका हमेशा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, याद रखिए हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या है? इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब हम लोग नॉन मेटल की बात करें, जैसे यहाँ हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, है ना। कई केस में इलेक्ट्रॉन देंगे भी, हाइड्रोजन दोनों करता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, यानी या जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी जिस मेटल की, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में रहेगा। यहाँ पे मैंने एक सीरीज बना दी है ना, कि कौन से मेटल का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर हम इस सेल का पोटेंशियल निकालें तो हमें इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा E ऑफ सेल इज इक्वल टू हाइड्रोजन का पोटेंशियल प्लस जिंक का पोटेंशियल। अब हाइड्रोजन के पोटेंशियल के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हो रहा है रिडक्शन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस जिंक के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक के साथ क्या होगा? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्या है कि हमको एक ही टाइप का पोटेंशियल लेना है, या तो दोनों का हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लें या तो हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लें, याद रखिएगा। अब देखिए जिंक जो है तो मेटल है और ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन शो करता है। ऑक्सीडेशन शो करता है मतलब इसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी। ऑक्सीडेशन शो करेगा तो इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो प्लस में होगा, लेकिन इसके लिए अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो वो किस में होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये रिडक्शन तो शो करेगा नहीं, है ना। अगर हम ज़बरदस्ती इससे रिडक्शन करवाते हैं तब इस केस में इसका जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव में आएगा, क्लियर है। क्योंकि ये खुद से क्या करेगा? खुद से तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, है ना। हम क्या करेंगे? रिडक्शन, इसको रिड्यूस करवाएंगे, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवा रहे हैं, मतलब उल्टा कर रहे हैं। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, याद रखिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में होगी क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसमें नेगेटिव हो जाएगी, कम से कम होगी। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है किसके? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के।
तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये याद रखिएगा, ठीक। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है। तो पहले केस में अगर हम लोग जिंक वाला केस देखें तो जिंक में क्या हो रहा है, जिंक हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करेगा, इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में होगा। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अपोजिट होता है, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है, तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल तो सही होगा, लेकिन अगर हम इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी कितनी होती है उसको हम अगर एक सीरीज में अरेंज कर दें तो वो बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या किया है, सभी एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब हमको एक ही पोटेंशियल यूज करना है, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। हम सब के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सभी के रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज कर दिया। अब इसको अगर सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा आपको क्या दिखेगा, इस सीरीज में लिथियम, पोटेशियम, ये सब मेटल्स हैं। ये सब मेटल्स क्या टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का, मतलब ये सब ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी रखते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन टेंडेंसी रखते हैं मतलब इनके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में होगा। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल, ये किसकी सीरीज है, रिडक्शन पोटेंशियल की, इसीलिए इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है नेगेटिव है। क्लियर है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका है, लिथियम का। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे नेगेटिव है। इसका मतलब है कि लिथियम सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन शो करना चाहता है, लेकिन हम क्या कर दिए इसकी, ये हमने तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उसको अपोजिट करके लिखा है, तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। तो मेटल के जितने भी रिडक्शन पोटेंशियल होंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये सभी क्या टेंडेंसी रखते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये लूज करने वाले हैं। तो इनमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा प्लस में, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल इसका अपोजिट होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल किस में होगा, माइनस में। तो इसलिए इनका जो पोटेंशियल है वो क्या है, माइनस में। हाइड्रोजन का तो हमने जीरो मान लिया है। अब हाइड्रोजन के बाद के जो मेटल्स है या हाइड्रोजन के बाद के जो एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रिएक्शन करते नहीं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने का नेचर नहीं रखते। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, तो इन लोग इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, इन लोग इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, देते नहीं हैं। इसीलिए इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस में है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेंगे मतलब ये रिडक्शन शो करते हैं, तो ये रिडक्शन वाले एलिमेंट है। तो जो रिडक्शन वाले एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, इनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होगा। तो जो एलिमेंट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, प्लस में। तो जैसे कॉपर की प्लस में है, आयोडीन तो नॉन मेटल ही है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इसकी प्लस में है। सिल्वर की है, मरकरी के है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनकी ये तो नॉन मेटल है, ये तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, रिड्यूस होना चाहते हैं। तो जो खुद रिड्यूस होना चाहता है यानी खुद इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल तो प्लस में ही होगा, ठीक है। तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो होता है प्लस में। अब इसी में एक चीज़ और याद रखिए, जैसे हम लोग मेटल की बात करें तो मेटल क्या है, मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। तो जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये सब क्या है हमारे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खुद का तो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है।
तो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं। और जब हम नीचे आएंगे तो नीचे हमें क्या मिलेगा, नीचे हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो इस सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो किस तरफ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो मतलब किस तरफ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पे। हम क्या कर रहे थे, जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे। जिंक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जिंक को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया, एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये कंप्लीट सेल बन गया है। अब हमें जिंक का क्या चाहिए, जिंक का चाहिए पोटेंशियल। हमने सेल का रिएक्शन लिखा कि जो सेल का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो जिंक का पोटेंशियल प्लस हाइड्रोजन का पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन पोटेंशियल है और जिंक के साथ क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो याद रखिएगा मेटल है जिंक, जिंक कहाँ, ये इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का इस तरफ, यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन बन गया। ठीक, तो इस फॉर्मूले को आप कैसे लिखेंगे, E0 ऑफ सेल यानी कि सेल का पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि 2H+ से हाइड्रोजन, माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल तो माइनस में होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस में होता है। तो आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, ये माइनस ये, या इसको रहने दीजिए, हम डायरेक्ट वैल्यू रख के ही बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का कितना है 0, तो इसका जो E0 ऑफ सेल कितना हो जाएगा, सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 0, और जिंक का कितना होता है, जिंक का होगा माइनस 0.76, तो जिंक का माइनस 0.76 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस 0.76। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा क्या हो जाएगी, जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जो हमें वोल्ट मीटर में दिखेगा। तो क्योंकि वोल्ट मीटर में हमें वोल्टेज तभी मेजर कर सकते हैं जब वोल्ट मीटर 2 पॉइंट से जुड़ा हो, मतलब 2 हाफ सेल के बीच में हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, तो ये ओवरऑल सेल का पोटेंशियल बताएगा। तो हमको ओवरऑल सेल पहले बनाना पड़ेगा, तभी हम वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, तभी हम वोल्ट मीटर में वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। अगर एक ही सेल होगा तो वोल्ट मीटर लगा ही नहीं पाएंगे। तो हमने कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन किया, बीच में वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया -0.76। तो जिंक का कितना पोटेंशियल है, -0.76, क्योंकि हाइड्रोजन का तो क्या होता है, हाइड्रोजन का तो 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूले में क्या लिखा है, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है जिंक का, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का माइनस। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का क्या है, -0.7। हमको इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल तो माइनस में आएगा इसका आंसर, यानी माइनस ऑफ 0.76 ये आएगा इसका वैल्यू। क्लियर है, तो ऐसे करके आप बनाएंगे, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिडक्शन पोटेंशियल रख दिए इसकी वैल्यू को, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए ई ऑफ सेल क्या होगा, अब हमको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल से ही कैलकुलेट करना है, याद रखिएगा। देखिए ई ऑफ सेल, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या है, E0 ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी रिडक्शन ही हो रहा था, फिर क्या था, प्लस जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, क्योंकि जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इस ऑक्सीडेशन को अगर हम रिडक्शन में कन्वर्ट करें तो माइनस साइन आएगा,
रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जिंक Zn से Zn2+ जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो कर रहा है। इसको अगर हम रिडक्शन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिडक्शन कैसे लिखेंगे, Zn2+ से Zn। अब जिंक का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग पलट देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदलेंगे तो माइनस में आ गया। अब ये है जिंक का, ये क्या बता रहा है, ये जिंक के रिडक्शन को बता रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक हो गया, ठीक है, पलट दिए, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, आपको E0 ऑफ सेल मिल जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे जिंक का जो भी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। अब इसी को आप फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या था, कैथोड, ये था हमारा एनोड, तो आप लिख सकते हैं E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है कैथोड माइनस एनोड। क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, यानी कि E ऑफ कैथोड, यानी कैथोड का पोटेंशियल माइनस E ऑफ एनोड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं E ऑफ कैथोड, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट करके भी सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। बस याद रखना है कि दोनों का हमें क्या लेना है, दोनों का हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच करके उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों का हम क्या किए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। पहले हमने सेल का टोटल ईएमएफ निकाला, टोटल ईएमएफ के लिए क्या किया, इसके पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल को लिख दिया। लेकिन हमने देखा कि एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक के साथ और एक का रिडक्शन पोटेंशियल। फिर हम क्या किए, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किए। तो जिंक का अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, क्योंकि रिडक्शन जो है तो ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है, तो ये माइनस साइन के साथ। तो जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल, और हाइड्रोजन में ऑलरेडी रिडक्शन हो ही रहा था, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन और माइनस साइन के साथ जिंक का रिडक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हम लोग जिंक को हाइड्रोजन के साथ अटैच करते हैं तो पोटेंशियल जो V पे आता है वो कितना पोटेंशियल आता है, याद रखिएगा, वो आता है 0.76 पोटेंशियल हमें निकलता है। तो यहाँ E ऑफ सेल कितना आएगा, 0.76, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का है वो तो 0 ही है, माइनस बचा क्या, बचा जिंक, तो माइनस जिंक का पोटेंशियल, E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2+ से Zn, ठीक। यानी कि यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल यानी E0 ऑफ जिंक जो आएगा Zn2+ से Zn रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना आएगा, माइनस साइन इधर आ जाएगा तो माइनस 0.76। यानी कि जो सेल का पोटेंशियल आता है जिंक को हाइड्रोजन से कनेक्ट करने के बाद जो हमें वोल्ट मीटर में पोटेंशियल दिखेगा वो पोटेंशियल एक्चुअल में किसका है, जिंक का है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 ही होगा। तो जो मिलेगा यहाँ पे वोल्टेज वो किसका मिलेगा, जिंक का मिलेगा। जिंक का कितना मिलेगा, तो ये 0.76 वोल्टेज में दिखता है, ये माइनस साइन के साथ आएगा तो क्या होगा, माइनस 0.76। यानी कि जो जिंक का पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस 0.76 होगा। तो इस तरीके से हम लोग जिंक का निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी और इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल निकालना है, मान लीजिए आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हम कॉपर को अटैच कर देंगे। तो चलिए कॉपर का निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, ये हो गया पूरा। चलिए अब कॉपर का मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए ये है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब हमें क्या करना है, हमें कॉपर का पोटेंशियल बताना है कि कॉपर का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक। चलिए तो हम इसमें अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कॉपर को जोड़ देते हैं।
चलिए कॉपर को जोड़ देते हैं, कॉपर को जोड़ दीजिए। तो चलिए इस तरफ से हम लोग इसको कॉपर से अटैच कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इसमें जो सॉल्यूशन है कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक, और इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसको वायर के थ्रू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए ऐसा। तो हमने क्या किया, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है 0 होता है, और हाइड्रोजन जो है तो कॉपर से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, याद रखिए। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब हाइड्रोजन को हम कॉपर के साथ लगाएंगे तो हाइड्रोजन क्या दिखाएगा, रिडक्शन दिखाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी है कॉपर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब कि यहाँ पे होगा हाइड्रोजन H2 से क्या बनेगा 2H+, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पे रिडक्शन दिखाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे। कॉपर में क्या होता है, कॉपर आयन होते हैं। ये कॉपर आयन क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, कॉपर। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे होगा रिडक्शन, कॉपर पे होगा ऑक्सीडेशन। एक पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक पे हो रहा है रिडक्शन। अभी E0 ऑफ सेल क्या होता है, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया था मैं आपको, कैथोड माइनस एनोड कर दीजिए। ये हमारा एनोड है, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो एनोड है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ये कैथोड है। सॉरी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, कैथोड है। ठीक, कैथोड। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, कैथोड माइनस एनोड कर दीजिए। देखिए कैथोड में हो रहा है कॉपर, कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन है तो एज इट इज़ इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। और फिर क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, तो माइनस कर दीजिए। माइनस क्या होगा, हाइड्रोजन का जो भी है रिडक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है ना, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए माइनस के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन यानी कि 2H+ से क्या होगा, H2 में ऐसा। अब जब हम लोग कॉपर को हाइड्रोजन के साथ अटैच करते हैं तो याद रखिएगा कि इसका जो E0 सेल कितना आता है, इसकी वैल्यू आती है 0.34 वोल्ट, इतनी आती है। और यहाँ पे इसका तो 0 ही होगा हाइड्रोजन का। तो जो भी पोटेंशियल हमें वोल्ट मीटर में मिलता है वो एक्चुअल में किसका पोटेंशियल है, वो है कॉपर का। तो कॉपर का जो पोटेंशियल हमें मिलता है कितना मिलता है, 0.34 वोल्ट मिलता है। याद रखिए, कॉपर का जो पोटेंशियल मिलता है वो 0.34, वो भी पॉजिटिव में मिलता है। क्लियर है, पॉजिटिव में मिलता है, क्योंकि कॉपर की टेंडेंसी क्या है, कॉपर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, ऑक्सीडाइज होने की नहीं है। यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर रिड्यूस होगा यानी कि वो रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में दिखाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूरेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए जितनी भी सेल रिएक्शंस है सभी रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब वो जो सेल रिएक्शंस है वो या तो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, और जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल का फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है। मतलब हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो गिवन रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो स्पॉन्टेनियस हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी है ना, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू होती है यूजफुल वर्क, है ना, एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क, है ना, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यूजफुल वर्क, एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क, ऐसे लिख लीजिए, एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क। देखिए इसको आप ठीक से समझिए, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो गिवन रिएक्शन है
वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। जैसे देखिए, तो जो हमारा वर्क होगा, है ना, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क जो करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा W इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है EMF इंटू चार्ज, EMF इंटू Q, है ना। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज यानी कि नंबर ऑफ फैरेड, वही चार्ज, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E यानी EMF हो जाएगा, यानी FNFE, E नॉट क्या हो जाएगा, अगर हमारे स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो E नॉट ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF इंटू Q, ठीक है। Q याद रखिएगा, Q क्या है, देखिए Q इज इक्वल टू होता है N इंटू F, या आप ऐसा लिखिए, फैरेड इज इक्वल टू होता है Q बाई N, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। या N इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं Q बाई F, ठीक, जैसा भी आप समझिए। तो चार्ज की जगह हम लोग क्या आ सकते हैं, F क्या है हमारा, फैरेड, है ना, फैरेड को बताता है। फैरेड क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है ना, N की वैल्यू अगर 1 रख दें तो, है ना, चार्ज ऑफ 1 मोल, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 96500 के आसपास होती है, ठीक है। तो यह है 1 मोल चार्ज का वैल्यू, फैरेड, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये W इलेक्ट्रिकल निकल जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअल में क्या है कि यूजफुल वर्क के बराबर होगी, और वर्क कितना होता है, NFE, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू होती है NFE। और याद रखिए, अगर सिस्टम स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस के लिए क्राइटेरिया है कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में, यानी डेल G इज इक्वल टू माइनस NFE होना चाहिए, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू किस में आनी चाहिए, नेगेटिव, यानी कि तभी वो सिस्टम के स्पॉन्टेनियस होगा। अब एनर्जी अगर नेगेटिव में है, मतलब कि वहाँ से हमें क्या हो रहा है, एनर्जी मिल रही है। कभी भी एनर्जी अगर नेगेटिव में हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ से एनर्जी, जो सिस्टम है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तब यहाँ पे डेल G क्या होगा, नेगेटिव, मतलब कि सिस्टम क्या है, स्पॉन्टेनियस है, खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और जो सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, हमको एनर्जी देना पड़ता है उस सिस्टम को वर्क कराने के लिए, ठीक है। तो अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा मतलब हम एनर्जी देंगे, मतलब कि डेल G की वैल्यू किस में आ जाएगी, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो सिस्टम की अगर खुद वर्क करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए डेल G की वैल्यू होगी नेगेटिव, यानी कि डेल G इज इक्वल टू माइनस NFE हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू माइनस NFE नॉट सेल। इसको अगर आप और एक्सपांड करना चाहते हैं तो E नॉट सेल क्या होगा, है ना, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा E नॉट सेल नस्ट इक्वेशन से। नस्ट इक्वेशन की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख देंगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए माइनस NFE होता है, जहाँ N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यानी आप ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक। F है फैरेड की वैल्यू होती है 96500, 1 मोल चार्ज की वैल्यू अभी बताया था, और ये है EMF, है ना, यानी कि पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल, ठीक है। तो ये G नॉट सेल के लिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड हमारा सेल का वैल्यू भी होगा। तो ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, जिससे हम लोग पता करते हैं सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी। तो याद रखिएगा, अगर डेल G की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तब सिस्टम क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, यानी कि अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक। अगर डेल G की वैल्यू 0 है ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है। और अगर डेल G की वैल्यू प्लस में है तब क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इसको याद रखें, डेल G 0 है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम, है ना, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है,
ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो डेल जी 0। तो ये 3 होते हैं, डेल जी की वैल्यू से हम लोग डिसाइड करते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा कि नॉन इक्विलिब्रियम पे होगा, सॉरी स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, याद रखिएगा। एक हम लोग देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए। ईएमएफ फाइंड करने के लिए जो नर्स्ट साइंटिस्ट ने अपना इक्वेशन दिया था उसको हम लोग नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो जो नर्स्ट इक्वेशन है, देखिए नर्स्ट इक्वेशन, इसको ठीक से समझिए क्या है ये। देखिए जो सेल का ईएमएफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है ना। सेल का ईएमएफ डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, है ना। तो इसमें लिख लीजिए द ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे। और किस पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है हमारा प्रेशर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक। प्रेशर पे डिपेंड करता है, अगर गैसियस केस है तो प्रेशर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे सेल का ईएमएफ डिपेंड करता है, यानी सेल का जो पोटेंशियल है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, एक टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर हम इन चारों फैक्टर्स को मिला करके लिखें तो हमारा क्या बनता है, नर्स्ट इक्वेशन बनता है। तो देखिए नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो सेल का ईएमएफ होगा यानी ई ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, है ना, लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन चारों फैक्टर को मिला के बनाया है नर्स्ट इक्वेशन, जिससे हम लोग सेल का ईएमएफ फाइंड करते हैं। तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ सेल यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका पोटेंशियल माइनस 2.303 RT बाई NF इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। ये होता है इसका फॉर्मूला। ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन, जहाँ पे R हमारा क्या है, गैसियस कांस्टेंट, गैसियस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू लगभग 0.082 होती है। T है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर ले, है ना, 298 केल्विन, है ना, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में N हमारे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, F है फैरेड, फैरेड यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है, फैरेड की 1 मोल चार्ज की वैल्यू 96500 लगभग इतनी होती है, ठीक। अब अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को, R की वैल्यू को, T की वैल्यू को और F की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो ये फार्मूला और सिंपलीफाई हो जाता है। तो हमें मिलता है ई ऑफ सेल यानी सेल का पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, यहाँ आर की वैल्यू रखिए, टी की वैल्यू रखिए, एफ की वैल्यू रखिए, तो आ जाएगा 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका ईजियर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पर याद रखिएगा वैल्यूज तब सब्स्टिट्यूट करना है जब टेम्परेचर स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड कंडीशन में जब टेम्परेचर रहता है तभी हमारा ये वैल्यू आएगा 0.059, ठीक है। ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये हो गया हमारा सेल का ईएमएफ। ऐसे हम लोग सेल का ईएमएफ निकाल देते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारा
जो सेल है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है ना। यानी कि जो रिएक्शन है, जैसे मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन लिख के देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि जिंक और कॉपर का सेल है ना, तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होता था कि जिंक है, जिंक से Zn2+ बनता है, ठीक। यानी कि देखिए जिंक और कॉपर का मैं रिएक्शन पहले आपको बता देता हूँ। देखिए वहाँ पे क्या होता था, हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होते थे, एक जिंक का होता था, एक कॉपर का होता था। ये जिंक है, ये कॉपर है, इन दोनों को हम मिला देते थे वोल्टमीटर के थ्रू, ठीक। जिंक में कौन सा रिएक्शन होता था, ऑक्सीडेशन का, और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक। जिंक में क्या होता था, ऑक्सीडेशन, यानी जिंक से क्या होता था Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते थे। कॉपर में क्या होता था, रिडक्शन, यानी कॉपर में Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाते थे, कॉपर सॉलिड बनाते थे, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, Zn से Zn2+ बन गया, ठीक। और बीच में यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा होता था, याद है ना, ये ऐसे सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल लाइन ऐसे शो करेंगे। और फिर यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है, तो कॉपर आयन से कॉपर। तो इस पूरे रिएक्शन को अगर हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, यहाँ जिंक से जिंक आयन बना, एक लाइन मतलब इलेक्ट्रोड, डबल लाइन मतलब यहाँ पे बीच में सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के बाद सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में क्या हुआ, कॉपर आयन से कॉपर बना। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में क्या हुआ, जिंक से जिंक आयन बना है, लेफ्ट साइड में कॉपर आयन से कॉपर बना, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। ये है सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको सॉल्ट ब्रिज को और बना देता हूँ मैं, ये ऐसे देन ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है, यानी हम सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या से क्या हुआ, लेफ्ट साइड में था हमारा जिंक, इसको अगर हम रिएक्शन फॉर्म में लिखे, इसका ओवरऑल रिएक्शन जब आप बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इधर था हमारा जिंक और कॉपर आयन था, ठीक, रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, जिंक आयन बन गया Zn2+, और क्या बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया। तो इसको हम रिएक्शन फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका सेल रिएक्शन। क्या हो जाएगा इसका, ये सेल रिएक्शन हो गया। रिएक्टेंट साइड में जिंक था, जिंक से जिंक आयन बना है, और इधर कॉपर आयन था, कॉपर आयन से कॉपर सॉलिड बना है, तो ये हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब इसमें अगर हम लोग नस्ट इक्वेशन लगाए, मतलब इस सेल का हमको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, यानी नस्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस क्या होगा 0.059, ठीक है। इसको आप 0.06 भी कर सकते हैं ना, राउंड फिगर में 0.06 हो जाएगा, अपॉन n, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट यानी ये जिंक आयन होगा, यानी कि लॉग ऑफ जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। ये ऐसे करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा कि जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे यहाँ पे जिंक सॉलिड स्टेट में है और ये भी सॉलिड स्टेट में, और ये एक्वस स्टेट में चला गया है, ये भी एक्वस आयनिक हो गया, एक्वस स्टेट में चला गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो जो सॉलिड स्टेट में आयंस होते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा फिक्स होता है, चेंज नहीं हो सकता। तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जैसे जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हम क्या लेंगे, यूनिटी है ना, यूनिट है, चेंज नहीं होगा तो 1 होगा, क्लियर है। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यहाँ पे नहीं शो करेंगे, सिर्फ किसका करेंगे, प्रोडक्ट में इसके आयन का और रिएक्टेंट में इसके आयन का, इसका नहीं, क्योंकि इसका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है मतलब यूनिटी 1 मान लेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन है 1, इसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, कांस्टेंट है, तो सिर्फ हमें आयंस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सॉलिड का 1 होगा, वैसे लिक्विड का भी
अगर लिक्विड का गैस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस सेल का क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप राउंड फिगर में 0.06 भी ले सकते हैं, जो कि लगभग नज़दीक ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एक तो ये नॉर्मल हो गया सेल का, इक्विलिब्रियम पे अगर सेल है, मतलब देखिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब समझ लीजिए कि सेल का इधर से इधर जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है वो इधर से इधर भी होगा, मतलब दोनों तरफ सेम चल रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो इधर से इधर भी जा रहा है, मतलब कि जो सेल का जो ये है पोटेंशियल वो तो ज़ीरो हो जाएगा, सेल का पोटेंशियल जीरो हो। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी जाएगा और इधर से इधर भी जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, माने दोनों तरफ से रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जो ई ऑफ सेल होगा, सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम लोग लॉग क्यू भी बोलते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हमारा हो जाएगा लॉग के यूज़ करेंगे, यानी कि के ई क्यू, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कांस्टेंट के ई क्यू, ठीक। ये हमारा क्या था, लॉग क्यू की जगह लॉग के ई क्यू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, यहाँ पे हो जाएगा लॉग के ई क्यू। इक्विलिब्रियम कंडीशन में के ई क्यू हो गया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अब बराबर हो गया, इधर का कॉन्सेंट्रेशन इधर के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1, 1, यानी कि क्या हो गया, इक्विलिब्रियम के। तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम कर देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिए इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो ई नॉट ऑफ सेल होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा 0.059 अपॉन एन, ये हो जाएगा लॉग ऑफ के ई क्यू। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, जो हम लोग क्या किए थे, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला बनाए थे। गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले में देखिए क्या था, इसको ऐसे पहले लिख लीजिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ये ऐसा, ये क्या है, यहाँ पे याद रखिए ये एट इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम। गिब्स फ्री एनर्जी का जो हम लोग फॉर्मूला बनाए थे क्या था, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ पे हम लोग ई नॉट सेल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल जी इज इक्वल टू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.059 माइनस में आ जाएगा 0. एन तो कैंसिल हो गया, 0.059, ठीक है। और ये हो जाएगा लॉग के सी या लॉग ई क्यू, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, लॉग के ई क्यू। अब ये कैसे आया है 0.059, ये आर और टी की वैल्यू को रखने पर, आर टी और एफ की वैल्यू को रखने पर आया है, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, या सीधा आप क्या करिए, एन एफ ई सेल, अगर ई सेल है, अगर ये जी नॉट नहीं है ना, अगर ई ऑफ सेल है तो इसके लिए सीधा हम लोग ई ऑफ सेल यानी नस्ट इक्वेशन जो ई ऑफ सेल निकला है उसकी वैल्यू रख देंगे। तो क्या होगा नस्ट इक्वेशन से, तो डेल जी इज इक्वल टू होगा माइनस एन एफ क्रॉस ई नॉट सेल क्या होता था, ई ऑफ सेल क्या होता था, ई नॉट सेल माइनस 2.303, है ना, वो पूरी वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर ई नॉट सेल है तो याद रखिए, देखिए इसकी वैल्यू जो होती है 2.303 आर टी अपॉन एफ, इसकी वैल्यू कितनी थी 0.059,
इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आई थी 0.059/n। ठीक है, तो अगर ये जो 0.059 है इसकी जगह आप सीधा इसको भी लिख सकते हैं, ये 2.303 RT अपॉन क्या था, NF था। ठीक है, RT अपॉन NF, ये वैल्यू आती है इसकी। क्लियर है, तो आप इसकी जगह चाहे तो इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब वही है। तो देखिए इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एक वैल्यू तो 0.059 अपॉन ये रख सकते हैं, दूसरा अगर हम लोग उसके टर्म में रखते हैं तो क्या रखेंगे, -NF इंटू इसकी वैल्यू क्या है 2.303 RT अपॉन NF। ठीक, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, इंटू क्या है log KEQ। तो यहाँ पे NF कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा डेल जी का, तो हमारा डेल जी इज इक्वल टू आ जाएगा -2.303 RT log KEQ। तो ये हो जाएगा हमारा डेल जी का फॉर्मूला। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ई नॉट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल जी का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा हमको, समझ रहे हैं। अब ई नॉट का जो फॉर्मूला है ना, तो ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब 0.059 की जगह जैसे मैं आपको बताया ये लिख सकते हैं, है ना। इसी को सॉल्व करने पे 0.059 आया, मतलब इसको आप चाहे तो ऐसे लिख लें, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ KEQ। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ई नॉट सेल की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप नस्ट इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग ई नॉट सेल यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का EMF भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, और उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके फॉर्मूले। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। क्लियर है, तो आज हमने क्या क्या किया, गिब्स फ्री एनर्जी कर लिया है, नस्ट इक्वेशन कर लिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर लिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बता दिया मैं आपको, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैटरीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कोलरॉस लॉ बचा हुआ है उसको डिस्कस कर लेंगे, फैराडेस लॉ बचा है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बैटरीज में प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, सो आज आप यहाँ तक कीजिए, थर्ड लेक्चर में हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।